बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की जो समाअत है वो मुकम्मल हुई है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा के वकील ने आज वाकई कह सकते हैं कि वो दलाइल दिए हैं कि जिसके बाद केस वाज़े हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत में अहमद हुसैन नाम है, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। टू द पॉइंट उन्होंने बात की है और उनकी जानिब से कहा गया है, जजेस को ये कहा गया है कि कुछ बोल के लब हैं आज़ाद तेरे। और उन्होंने कहा कि खुदा के लिए मैं शहरियों के लिए आया हूँ, शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ज़िम्मेदारी आपकी है और देखना आपने है। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल और अटॉर्नी जनरल साहब ने जो कल तक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक सवाल पूछी जा रहे थे कि फैक्ट्स क्या हैं। अभी तक तो आप हमें प्रेस रिलीज़ पढ़ रहे हैं, क्या कोई ट्रायल शुरू हुआ है या नहीं हुआ, क्या किसी की कस्टडी आर्मी अदालतों के पास है या नहीं है। ये सारे सवालात पूछे गए थे जिसका जवाब नहीं था कल जो वकला थे उनके पास, चूँकि ये जो फैक्ट्स थे वो अटॉर्नी जनरल साहब भी बता सकते थे। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने जो कल तक मफरूज़े थे वो हक़ाइक़ में बदलते हुए बता दिया कि कितने शहरियों की इस वक्त आर्मी अदालतों की तहवील में है और उनका ट्रायल शुरू हो चुका है। और फिर जो अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से दलाइल दिए गए वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। अहमद हुसैन साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा, जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था 2015 में जब आर्मी अदालतों की जो 21वीं और 23वीं तरमीम के हवाले से केस आया था, जिसमें काज़ी फ़ाज़िल साहब भी थे। काज़ी फ़ाज़िल साहब ने भी उस वक्त इख्तिलाफी नोट लिखा था। तो ये वो हैं जस्टिस जावेद अस ख्वाजा। उनके वकील अहमद हुसैन ने दलाल का आगाज़ करते हुए कहा कि सवाल ये है, सिविलियन जिनका फ़ौज से तल्लुक़ नहीं, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। कहते हैं मेरा मौक़िफ़ है कि मौजूदा हालात में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट का मकसद है कि आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन रखा जाए। जिन अफराद को मुसल्लह अफवाज की किसी कंपनी वगैरह में भर्ती किया गया हो उन पर ही इस एक्ट का इतलाक़ होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि आपके मुताबिक आइन के कौन से बुनियादी हकूक़ हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतासर होंगे। अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि आर्टिकल 9, 10, 10A और आर्टिकल 25 में दिए गए हकूक़ मुतासर होंगे। 21वीं आइनी तरमीम का फैसला इसी 7 रुकनी बेंच को आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D1 को कलअदम करने से नहीं रोकता। अगर अदालत समझती है 21वीं तरमीम के बाद उसके हाथ बांध दिए गए हैं तो फुल कोर्ट ही बना लें। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क किया कि मैं तो इसी में मुतमईन होऊंगा अगर उतना ही बेंच बैठे जितने रुकनी बेंच ने 21वीं तरमीम का फैसला दिया था। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क किया कि 21वीं तरमीम आइनी तरमीम केस में अदालत ने कहा था फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। उस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज का भी इस्तेमाल हुआ था। इस पर अहमद हुसैन ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है कि मौजूदा हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। इस दौरान जो जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने कहा कि फेयर ट्रायल हर एक का बुनियादी हक है जिससे महरूम नहीं किया जा सकता। कोर्ट मार्शल कार्रवाई के फैसले आसानी से मुयस्सर भी नहीं आते, वो आपको फैसला पढ़ने को भी नहीं मिलता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्तफ़सार किया कि कोर्ट मार्शल कार्रवाई करता कौन है। अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि एक पैनल होता है जो कार्रवाई कंडक्ट करता है। मिलिट्री कोर्ट फैसले में सिर्फ इतना लिखती है कि कसूरवार है या नहीं है। जो रीजनिंग है कि किन ग्राउंड्स, किन एविडेंस की बुनियाद पर ये कसूरवार है, वो नहीं लिखते। वो सिर्फ इतना लिखते हैं कि गिल्टी है या नहीं है। वो रीजनिंग नहीं देते जो हमारे कानून की सबसे अहम चीज़ है कि जो रेशियो डिसेंट है, जिसको हम कहते हैं रीज़न बिहाइंड द डिसीजन, वो वहाँ नहीं है। वहाँ सिर्फ कसूरवार है या नहीं है इतना लिखा जाता है। अब फैसले में वजूहात का जिक्र होता है या नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब बता सकते हैं, पहले नहीं होता था। मिलिट्री कोर्ट्स में अपील का तसव्वुर भी आर्मी अफसरान के पास ही है। आर्मी चीफ ही सारे अमल में फाइनल अथॉरिटी हैं। कलभूषण यादव के लिए अपील का खसूसी कानून बनाया गया कि देखा जाए इस गैर मुल्की के वियना कन्वेंशन में हासिल हकूक़ मुतासर तो नहीं होंगे। अगर एक गैर मुल्की के वियना कन्वेंशन में हकूक़ मुतासर ना होने देने के लिए जो आलमी अदालत हमें कहती है नया कानून बनाने को, तो हमारे तो अपने शहरी हैं। अहमद हुसैन ने कहा पहले से मौजूद कानून में सिविलियन के लिए फेयर ट्रायल जैसी चीज़ें मौजूद नहीं थी। आर्मी एक्ट डिज़ाइन ही फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन के लिए किया गया था। आर्मी की सीनियर कमांड ने प्रेस रिलीज़ में 2 नताइज अखज़ किए। प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि 9 मई को मिलिट्री तनसीबात पर हमला किया गया। प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि हमले के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे। लतीफ़ खोसा साहब ने भी आज ये कहा था कि ये फ़ैसला जो ये हमला जो अलेज किया जा रहा है ये आर्मी तनसीबात पर नहीं, ये एक आर्मी ऑफिसर के घर पर था। ये बात
آج عدالت میں ڈسکس ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آرمی کی سینئر قیادت نے دو نتائج اخذ کر دیے، ایک یہ کہا کہ حملے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، دوسرا انہوں نے کہا کہ ملٹری تنصیبات پر ہی حملہ ہے، یہ نتائج پہلے سے اخذ کرنے کے بعد وہ خود اس معاملے کے جج نہیں ہو سکتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کن سویلینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک کی ملٹری پرسنل کے علاوہ سویلین کے حقوق کا تحفظ دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سویلینز میں تو ہر شہری آتا ہے، کیا ٹرائل صرف مخصوص افراد کا ہو سکتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ سویلینز کی تعریف کیا ہوگی اور سویلینز کسے کہتے ہیں، کیا ریٹائرڈ آرمی افسران بھی سویلینز میں آئیں گے؟ احمد حسین نے جواب دیا کہ آرمی ایکٹ فیئر ٹرائل یا سویلینز کو مد نظر رکھ کر نہیں بنایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ دیگر ممالک میں بھی سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتے ہیں؟ احمد حسین نے جواب دیا کہ ہر ملک کا اپنا قانون ہے، برطانیہ میں سویلینز کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ سینئر کمانڈ کے فیصلوں کے بعد جب سینئر کمانڈ نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، ان کے فیصلے کے بعد فوجی عدالت میں کوئی افسر کو کرنل یا بریگیڈیئر بیٹھتا ہے تو وہ فیئر ٹرائل پر عمل درآمد کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے مقدمے میں آپ خود جج نہیں بن سکتے۔ جسٹس جواد خواجہ کے وکیل احمد حسین نے 1975 کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آرمی ایکٹ میں جو حصہ سویلین سے متعلق ہے اس پر عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، جو آرمی کے اندر سے متعلق ہے اس پر عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ آرمی ایکٹ تو آرمی سے متعلق ہی قانون ہے، تفریق کیسے کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کو بنیادی حقوق کی کسوٹی پر نہیں رکھا گیا، پھر آپ کہتے ہیں یہ سویلین کی بات بھی کرتا ہے، اسے عدالت دیکھے۔ وکیل احمد حسین نے کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں کہ وہ سویلین کے کورٹ مارشل کے لیے قانون سازی کر سکے، عدالت نے دیکھنا ہے کہ کورٹ مارشل آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔ فوجی عدالتیں صرف اس وقت کام کر سکتی ہیں جب عام عدالتیں کام نہیں کر رہی ہوتی۔ حکومت کو عام عدالتوں پر یقین کیوں نہیں ہے؟ اور ایسی صورتحال میں سویلین لوگوں کی بڑی تعداد کورٹ مارشل ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس منیب نے ریمارک دیا کہ آرٹیکل 199(3) کے تحت ہائی کورٹ کے فوجی عدالتوں کے خلاف اختیارات محدود ہیں۔ ایف بی علی کیس کا فیصلہ 1962 کے آئین کے تحت تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دیا کہ عام شہریوں کا تعلق آرمی ایکٹ سے کیسے جوڑیں گے، کیسے بنیادی حقوق سے محروم کریں گے؟ احمد حسین نے کہا کہ میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عدالت، بہت خوبصورت احمد حسین صاحب نے ٹو دا پوائنٹ اپنے آرگومنٹس دیے۔ احمد حسین صاحب نے جو فیصل صدیقی صاحب کیس خراب کر گئے تھے، وہ احمد حسین صاحب نے دوبارہ اس کیس کو بہتر کیا۔ احمد حسین نے کہا کہ میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عدالت آرمی ایکٹ کی شقوں کا جائزہ لے سکتی ہے۔ عدالت نے جائزہ لینا ہے اس حد تک جہاں سویلینز کا ذکر ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت نہیں دی گئی۔ حکومت نے سول عدالتوں پر عدم اعتماد کیوں کیا؟ ملٹری ٹرائل کے نتیجے میں کئی شہریوں کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ ملکی سلامتی کے معاملات براہ راست آرمی کے تحت آتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوگا جس کے تحت مقدمات ملٹری کورٹ کو بھجوائے جائیں گے؟ وکیل احمد حسین نے کہا کہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اتنے سارے شہری کس بنا پر کورٹ مارشل کا سامنا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کو چارج لگنے جا رہا ہے، حکومت ہی بتائے گی کہ تفصیلات کیا ہیں اور عام عدالتوں میں کیس کیوں نہیں چل سکتا۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل آئین سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ سویلین کا آرمی ایکٹ سے کبھی ٹرائل ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی سویلین کسی آرمی آفیشل سے مل کر ریاست مخالف کچھ کرے تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، ایسی صورت میں حال میں دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ کلبوشن کے لیے قانون عالمی عدالت کے فیصلے پر بنا، ہم کچھ دیر کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی سننا چاہتے ہیں، ہم نے ایک سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ کے لیے بھی جانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کو سن کے جائیں۔ احمد حسین نے کہا تحریری دلائل میں جمع کروا دوں گا، مگر درخواست کا پیراگراف نمبر 59 پڑھنا چاہتا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے حالیہ ایک فیصلے میں لکھا تھا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، میری گزارش ہے کہ اب اس اہم معاملے پر بولیں۔ جواد خواجہ کے وکیل احمد حسین نے پھر یہ کہہ کر اپنے دلائل مکمل کیے، اپنے تحریری دلائل انہوں نے جمع کروا دی اور انہوں نے کہا کہ میری درخواست کا جو پیراگراف نمبر 59 ہے وہ بہت اہم ہے۔ جواد خواجہ کے وکیل احمد حسین کے دلائل کے بعد اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس کی تحویل میں کوئی شخص گرفتار نہیں ہے، پشاور میں 4 لوگ زیر حراست ہیں، یہ 3 MPO کے تحت کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا پنجاب میں MPO کے تحت 21 افراد گرفتار ہیں، MPO کے تحت اسلام آباد میں کوئی گرفتار نہیں ہے، اور 4 لوگ MPO کے تحت پشاور میں ہیں۔
21 पंजाब में हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद गिरफ्तार हैं इस्लामाबाद में। सिंध में 172 अफराद जुडिशल तहवील में, 345 अफराद गिरफ्तार हुए और 70 रिहा हुए। MPO के तहत 117 अफराद जुडिशल तहवील में हैं, 102 अफराद फ़ौज की तहवील में हैं। कल तक जो मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बार बार ये एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये बताया जाए कि आर्मी अदालतों में बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ है, नहीं हुआ, कहीं कोई नोटिफिकेशन है, कहीं को कोई आर्डर है, क्या कोई वो लतीफ़ गोसा साहब ने कहा जी कहीं से 15 लोगों को आर्मी तहवील में दिया गया, कहीं से 20 लोगों में, तो वो कहते थे कि आपको हमें फैक्ट्स बताएं, आप हमें ऐसे बातें ना सुनाएं। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि इस वक्त तक 102 अफराद फ़ौज की तहवील में हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फ़ौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र नहीं है, कोई सहाफ़ी और वकील फ़ौज की तहवील में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 बच्चे तहवील में थे। मिलिट्री कस्टडी में एक पर शक था कि वो 18 साल से कम उम्र है, उसका टेस्ट करवा रहे हैं। अगर 18 साल से कम हुआ तो छोड़ दिया जाएगा। पॉलिसी फैसला है कि बच्चे और ख़वातीन आर्मी की हिरासत में नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ क्या पॉलिसी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 9 मई के वाक़यात पर किसी सहाफ़ी को हिरासत में नहीं रखा गया। वफाकी हुकूमत की सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई की कोई पॉलिसी नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त 2 सूबों में निगरान हुकूमत है, मेहरबानी करके सूबाई हुकूमतों से रब्ता करें, सूबाई हुकूमतों से सहाफ़ियों और वकला से मुतल्लिक़ पॉलिसी का पूछें। बेंच के कुछ अरकान को सहाफ़ियों और वकला से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालत ने कहा कि इन सारे मामलात को हमने देखना है, चूँकि इमरान रियाज खान का जो मामला था वो बहुत अहम था बाकी साफ़ियों के हवाले से, तो अदालत ने कहा कि हमारे बेंच के कई मेंबरान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वकला और सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ उस पर निगरान हुकूमतों से पूछ के बताएं। बहरहाल अदालत ने कहा कि अगले हफ्ते में 2 दिन वर्किंग डेज़ हैं, एक सोमवार है और एक मंगल है। हमारी कोशिश होगी कि मंगल तक हम किसी नतीजे पर पहुँच जाएँ, और अगर हम फाइनल फ़ैसला ना दें तो अबूरी फ़ैसला ज़रूर दें। और अदालत ने केस की समाअत सोमवार 9:30 बजे के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा हम रेगुलर सोमवार को भी 9:30 बजे बैठेंगे, मंगल को भी 9:30 बजे बैठेंगे और उसी दिन हम इस केस का फ़ैसला सुनाएंगे। जो इस बात का इंदिया दिया है कि मंगल वाले दिन फ़ैसला हो जाएगा आर्मी अदालतों के हवाले से। इस वक्त तक जो चीज़ नज़र आ रही है वो आर्मी एक्ट के जो मुतल्लिका शिक्के हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जो हवालगी की गई है, जो दरख्वास्तें कमांडेंट की जानिब से जमा करवाई गई हैं और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जो फ़ैसले हैं वो चूँकि कमज़ोर हैं, ये हो सकता है कि उनकी हद तक ये जो 102 लोग हैं इनको रिलीफ दिया जा सकता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।